मोअज़्ज़िज़ अरकान बार, जैसा कि आप जानते हैं आज का लेक्चर इंजेक्शन ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 पर है। उसके लिए जनाब हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान उमैर रज़ाक भट्टी साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर तशरीफ़ लाए हैं। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो डाइस पर आएँ और मुल्तान बार को लेक्चर डिलीवर करें इंजेक्शन ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 पर। शुक्रिया सर। मेरे लिए भी ये बड़ी ऑनर की बात है कि इमरान खाकवानी साहब, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, आरिफ शाह साहब और कुरैशी साहब ने बाकायदा तौर पे ये एक लेक्चर अरेंज किया। इसकी एक इम्पॉर्टेंस मेरी नज़र में वो ये भी है कि हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। अभी मैं लाहौर गया हुआ था GCU यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर उन्होंने बाकायदा अपनी बार के साथ, लाहौर बार एसोसिएशन के साथ भी इसी तरह की सारी एक्टिविटीज़ प्लान की हुई हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है ताकि एक हमारे दरमियान जो पढ़ाई का जो अमल है वो भी जारी रहे और एक हमारे आपस में भी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो जारी रहे। तो ये मेरे लिए भी ऑनर की बात है सर। आपका बहुत शुक्रिया सर। बेसिकली अगर यहाँ देखा जाए तो आप मेरे सीनियर यहाँ मौजूद हैं, तो ये एक बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी इन्होंने स्टार्ट की है। इसमें हम कानूनी तौर पर देखेंगे जो रोज़मर्रा की आपकी लाइफ में डिफरेंट सूट्स जो आप फाइल करते हैं, उसमें एक प्राइमरी एप्लीकेशन जो है साथ उसके एक एनेक्स होती है, दैट इज़ टर्म्ड एज ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन। तो उसको हम आज इन डिटेल ज़रा डिस्कस करेंगे और उसके जो रेलेवेंट लॉज हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन से कवानीन ऐसे हैं जो इन्हें लॉ ऑफ इंजंक्शंस को डील करते हैं। तो सबसे पहले मैं चंद इसके जो रेलेवेंट लॉ हैं वो और सेक्शंस मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहूँगा। प्राइमरी तौर पर जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 दैट इज़ कॉलोनियल बेस्ड लॉ, इन द ईयर ऑफ 1908 इट वाज प्रोमलगेटेड एंड सेम इन फोर्स इन पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। On the other hand, it is same applicable in Indian jurisdiction. So first of all, Order 39, Rule 1 and 2, that is purely relates to the temporary injunction, read with Section 94 CPC. ये काइंडली अगर आप इनके पास नोटबुक्स हैं तो वो रेलेवेंट सेक्शन और क्रॉस रेफरेंस के तौर पर भी इन्हें नोट कर सकते हैं। Section 94, Order 39, Rule 1 and 2 and Order 41, Rule 5, that is purely relates to the appellate court, stay by the appellate court, and read with Order 43, Rule 1, Sub Clause R. ये सारे के सारे जो कवानीन हैं ये इंजंक्शंस को डील करते हैं। और इसके बाद एक और जो बुनियादी कानून है ज़ाब्ते दीवानी के साथ, उसे आप कहेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के अगर आप देखें ये आपको सूट्स प्रोवाइड करता है, दावाजात प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल सूट फॉर पोजेशन, फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसमें सूट फॉर डिक्लेरेशन, जो बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा जिसकी आप देखेंगे अदालतों में इस टाइम पेंडेंसी भी है कि जो दावा जिसे उर्दू में आप कहेंगे दावा इस्तक़रार हक़, जिसे सेक्शन 42 डील करता है। और फिर इसी के साथ अगर जब जो हमारा आज का टॉपिक है उसको अगर हम इन लाइन करें तो वो आप देखेंगे उसके साथ सेक्शन 52 टू ऑनवर्ड सेक्शन 57, दे आर प्राइमरी डील विद द इंजंक्शन दैट इज टर्म्ड एज टेम्परेरी इंजंक्शन, एंड द सेकेंड थिंग दैट इज डील्स विद द फाइनल या परपेचुअल injunction. They are also elaborated in the Code of Civil Procedure as well as in the Specific Relief Act. So first of all, here I want to discuss what is injunction. बुनियादी सवाल है और जो न्यू एंट्रेंट भी हैं तो उनसे भी अक्सर यही सवाल किया जाता है कि पहले वो ये बताएं कि इंजंक्शन है क्या। तो पहले हम उसे देखते हैं कि ये है क्या, इसके पीछे इसकी मेथडोलॉजी क्या है, इसको समझने के लिए अगर इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देखें हम तो प्राइमरी तौर पे हमें ये मिलेगा जो कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ इक्विटी का। और सेम लाइक अगर आप देखें कि दुनिया के अंदर जिस टाइम कोर्ट्स इस्टेब्लिश हो रही थी
उस टाइम आपने देखा कि एक चांसरी कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया था। वो जो चांसरी कोर्ट का कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली लॉ ऑफ इक्विटी, और उससे पहले अगर प्रायर टाइम में जाएं तो आपके पास कॉन्सेप्ट था रोमन लॉ का। वहाँ से ये चीज़ें इमर्ज हुई, और इमर्ज होने के बाद जब किंग और क्वीन उनके पास जब ये पावर डिवॉल्व की गई फॉर द सेक ऑफ रेमेडी टू दी एग्रीव्ड पर्सन, तो एक कॉन्सेप्ट आपके पास रिट का आया, जो आज के अगर आईन पाकिस्तान की बात करेंगे आर्टिकल 199 दैट इज़ प्योरली रिलेट्स टू दी जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इन रिट मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जिसे आप आमतौर पर कहते हैं। और अगर दूसरी साइड पे आप देखेंगे तो हमारे पास दूसरा जो कॉन्सेप्ट आएगा वो इंजंक्शन। आमतौर पर उसके लिए दो टर्म्स यूज़ होती हैं हमारी इस सोसाइटी में, एक लॉ ऑफ इंजंक्शन और दूसरा एक वर्ड आप यूज़ करते हैं स्टे। ये दो टर्म्स यूज़ होती है। तो पहले हम देखते हैं कि इंजंक्शन क्या है। प्राइमरी इसे आप अगर एलेबोरेट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ जुडिशल ऑर्डर दैट इज़ पास्ड बाय द जज। एक ऐसा जुडिशल ऑर्डर जो जिसकी सवाबदीद या डिस्क्रिशन प्योरली रेस्ट करती है बिफोर द कोर्ट। अदालत के पास एक अख्तियार है जो वो एक्सरसाइज करती है। इसके लिए मैं एक कंसाइज सी डेफिनेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें डिफ़ाइन किया गया कि इंजंक्शन क्या है। प्राइमरी थिंग एन ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ टू अ पार्टी मैंडेटिंग टू डू एंड नॉट टू डू एन एक्ट। मतलब प्राइमरी तौर पर अगर हम इसे एलेबोरेट करें, दो इसके अंदर मैंडेट है। फर्स्ट मैंडेट टू डू एन एक्ट, कोई ऐसा काम जो हमें करने के लिए कहा जाए, और सेकंड नॉट टू डू, किसी चीज़ से रोका जाए, एंड परफॉर्म एब्सटेन फ्रॉम परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक एक्शन विद द एम टू इंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एंड रेमेडी इन द सिविल लिटिगेशन। तो प्राइमरी तौर पे आपने ये देखा कि ऐसा ऑर्डर, जुडिशल ऑर्डर जो फॉर द सेक ऑफ रेमेडी इनकॉर्पोरेट किया गया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, तो इस तरह का जो ऑर्डर होगा उसे आप इंजंक्शन कहेंगे। एंड द सेकेंड वन, नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंजंक्शन एंड स्टे ऑर्डर। ये एक प्राइमरी चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए कि स्टे ऑर्डर कब हम इसे वर्ड यूज़ करेंगे, और सेकंड इंजंक्शन ये वर्ड हम कब यूज़ करेंगे। तो उसके लिए एक डेफिनेशन है, और एक मैंने उसमें रेफरेंस के तौर पे एक बुक जिसमें से मैंने ये चीज़ सारी फाइंड आउट की, वो जस्टिस फजल करीम की बुक है एक्सेस टू जस्टिस पार्ट सेकेंड, मतलब एडिशन सेकेंड। उसके अंदर उन्होंने बहुत कंसाइज डिफाइन किया कि इंजंक्शन और स्टे ऑर्डर में क्या डिस्टिंक्शन है। अगर कोई नोट करना चाहे तो ज़रूर करेंगे। स्टे ऑर्डर इज़ एड्रेस एंड बाइंड्स सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल। दो चीज़ों को स्टे ऑर्डर बाइंड करेगा, एक सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एंड द सेकेंड वन इज़ द ट्रिब्यूनल। आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं जो कोर्ट का स्ट्रक्चर है दैट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 175 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ज्यूडिकेचर पूरा डिफाइन किया गया है, और रेड टू द एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 212 212 तक, 175 से 212 तक एक पूरा पैरामीटर दिया गया है। उस पैरामीटर के अंदर अगर आप देखेंगे, वहाँ आपके पास सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट्स, और इवन इन आर्टिकल 212 द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, जो डिफरेंट किस्म के, जैसे आप देखते हैं सर्विस ट्रिब्यूनल बने हों, वो पूरी उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ दी गई है। एंड द वर्ड इंजंक्शन डायरेक्टेड अगेंस्ट एंड enjoins the party to the proceedings, मीनिंग देयर बाय जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं किसी सूट में, इंजॉइंस किया उन्होंने इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लॉ, उनके ऊपर जो चीज़ बाइंडिंग होगी दैट विल बी टर्म्ड एज इंजंक्शन। एंड द सेकेंड थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज दैट इंजंक्शन ऑर्डर ऑपरेटिव ओनली अपॉन बीइंग सर्व नोटिस। जो इंजंक्शन का ऑर्डर है वो तब इफेक्टिव होगा जब नोटिस सर्व होगा। और ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टे ऑर्डर, द स्टे ऑर्डर ऑटोमेटिकली applicable in the field at the time of the deliverance of that order।
वो जैसे ही ऑर्डर दिया जाएगा वो बाइंडिंग हो जाएगा। उसके लिए सर्व ऑफ नोटिस नॉट मैंडेटरी। इसके लिए अगर आप लिखना चाहें 2 जजमेंट्स हैं। नंबर 1 1992 SCMR 127 एंड PLD 1978 कराची 152। ये दोनों जजमेंट्स डिस्टिंक्शन क्रिएट करती हैं कि स्टे और इंजंक्शन में क्या बुनियादी फ़र्क है। तो ये बात हो गई हमारी स्टे से रेलेवेंट और इंजंक्शन से रेलेवेंट। और अब इसके हम ज़रा स्कोप की बात करते हैं कि इसका स्कोप क्या है और ये कब जो जुरिस्डिक्शन है ऑर्डर 39 और रूल 1 और 2 की इन्वोक की जा सकती है। उस हवाले से इंजंक्शन बेसिकली अप्लाई ऑन द पार्ट व्हेन द इर्रिपेयरेबल लॉस और इंजरी हैज़ बीन कॉज टू द पार्टी। जब किसी को इर्रिपेयरेबल लॉस एप्लीकेबल उसके ऊपर होगा या इफ़ेक्ट होगा उसका राइट, वो फिर इन्वोक करेगा जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की, जो वेस्ट करती है आपके पास अमूमन सिविल जज के पास जो पावर है। इसका बुनियादी अगर प्री रिक्विजिट आप देखेंगे, अगर हम कानून की जो वर्डिंग है रूल 1 के अंदर जो बताई गई है उसको अगर हम देखेंगे तो उसके लिए जो प्री रिक्विजिट है, तो प्री रिक्विजिट के अंदर आप देखेंगे उसके लिए सूट का फ़ाइल करना ज़रूरी है। ये जब मैं लाहौर एकेडमी में पढ़ता होता था, मोल साहब की एकेडमी में, तो वहाँ एक 2 दोस्त थे, उन्होंने सवाल कर दिया कि सर दरख्वास्त दी और जज साहब ने खारिज कर दी। तो उन्होंने कहा कि सूट आपने कब फ़ाइल किया? कहते सूट तो फ़ाइल नहीं किया था सर, खाली दरख्वास्त दे दी थी ऑर्डर 39 की। तो उन्होंने कहा इस वजह से खारिज कर दिया था। तो लिहाजा इसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है कि आपका उसके साथ सूट का फ़ाइल होना ज़रूरी है। और जो सेकंड चीज़ आप देखेंगे, उस सेकंड चीज़ में अगर आप देखें तो उसके साथ एफिडेविट इज़ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। आप एफिडेविट, सूट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन ऑर्डर 39 जब वो आप फाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोर्ट के पास वो चीज़ आएगी। और फिर उसके बाद मैं अभी थोड़ा फर्दर डिस्कस करूँगा कि इसके अंदर हमारे पास कौन से ऐसे रेलेवेंट ग्राउंड्स हैं जिस बुनियाद के ऊपर एक अदालत जो है अमूमन स्टे ग्रांट करती है या आपका स्टे जो है या इंजंक्शन जो है वो डिक्लाइन करती है। तो पहली चीज़ आप देखें जी ये क्या है, दैट एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन अ सूट इन डेंजर। पहला ग्राउंड आपके पास है कि प्रॉपर्टी जो है या डिस्प्यूट जो है वो इन डेंजर है, नंबर 1 एज़ पर दी ऑर्डर 39 रूल 1। एंड द सेकंड इज़ वेस्टेड, या उसे ख़तरा है, एप्रीहेंशन है कि वो वेस्ट हो जाएगा जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। एंड द थर्ड वन और एलिनेटेड, या उसे ये एप्रीहेंशन है कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो एलिनेट हो सकती है। तो इस बुनियाद के ऊपर जो पार्टी टू द सूट, उस दावे के अंदर जो लोग पार्टी अरे किए जाएंगे तो उसके ऊपर वो बाइंडिंग होगा। और अगर उसे ये भी एप्रीहेंशन साथ हो कि प्रॉपर्टी जो है वो रॉन्गफुली सोल्ड हो, तो इस बुनियाद के ऊपर जो अदालत है वो आपको स्टे ग्रांट करेगी। और ये इसके बुनियादी जो आप कह सकते हैं कि पैरामीटर्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जी, ये केसेस हैं, ये हालात होगा कि आप हो तो स्टे ग्रांट होगा जी ऑर्डर 39 रूल 1 के तहत या 2 के तहत जी, या ये कंडीशंस हैं? ये कंडीशंस हैं। और इसके साथ जो फर्दर कंडीशंस हैं वो मैं अभी इसके आगे डिस्कस करूंगा। वो 3 कंडीशंस जो आप देखते हैं कि प्राइमा फिशाए है, वो सारी चीज़ें जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, जो बेसिक रिक्वायरमेंट दैट विल बी सेटल्ड बाय द कोर्ट्स। इन विच यस, ये केसेस हैं, ये केसेस हैं कि ये अगर आपके पास ग्राउंड होंगे तो फिर आप इन्वोक करेंगे जुरिस्डिक्शन। मतलब उसमें केसेस में क्या सिचुएशन अर्ज कर सकती है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी है, इस तरह का केस हो तो ये कंडीशंस नहीं, ये आप उसे प्री रिक्विजिट्स कह सकते हैं। ऐसे प्री रिक्विजिट्स जो सेट कर दिए गए बाय लॉ। अब यहाँ देखें, इसकी ज़रा मैं पढ़ देता हूँ फॉर दी बेटर अंडरस्टैंडिंग। वेयर इन एनी सूट it is proved by affidavit or otherwise that any property in dispute in a suit is in danger, कि वो जो प्रॉपर्टी है in danger है। and the second one of being wasted, damaged or alienated by any party of the suit or wrongfully sold in the execution of a decree। या थर्ड, ये सूरत हाल भी उसके अंदर उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दी कि एग्जीक्यूशन के भी केसेस आते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि
कि कई दफ़ा जैसे ऑर्डर सेक्शन 94, ऑर्डर 39, ऑर्डर 41 सारों की एक डिफरेंट एक्सेप्शंस हैं जिसके तहत वो गवर्न कर रहे हैं, जिन पैरामीटर्स के साथ वो चल रहे हैं। और अगर हम इसकी दूसरी स्टेज देखें, वो या जिन्हें आप आम तौर पर फैक्टर्स कहते हैं, कि ऐसे कौन से 3 फैक्टर्स हैं जिस बुनियाद पे आपको स्टे जो है वो ग्रांट होगा। उसे कहीं वर्ड कंडीशंस लिखा हुआ है, कहीं वर्ड्स फैक्टर लिखा हुआ है, यस, और कहीं वर्ड्स डिफरेंट पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, या कहीं ये भी वर्ड लिखा हुआ है। मैं रात एक जजमेंट पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर लिखा हुआ था कि द जुडिशियल कंसेंसस अप्लाइड टू द एक्सटेंट ऑफ द स्टे या टेम्परेरी इंजंक्शन, वो ये है। अब वो हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या ऐसी चीज़ है जिस बुनियाद पे। नंबर 1, द केस इज़ प्राइमा फेशियाe। पहली चीज़, मतलब आप अमूमन डेली आर्ग्यूमेंट में आप हमेशा आर्ग्यू करते हैं अपना केस, और उसमें पहली चीज़ हम ये अर्ज करते हैं कि जनाब जो केस है ऑन द साइड ऑफ प्लेंटिफ इज़ अ प्राइमा फेशियाe केस, मीनिंग देयर बाय एट फर्स्ट साइट। इसका अगर हम आम अल्फाज में देखें, एट फर्स्ट साइट अपेरेंटली एक फ़ाइल आपके पास आई और आपने उसे जज किया, और जज करने के बाद उसे एक जो अपेरेंट आपके पास पहला साइट व्यू आएगा उसे आप कहेंगे प्राइमा फेशियाe। एंड द सेकंड इज़ द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। जी मैं कर देता हूँ जी। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मीन इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय द एप्लीकेंट या प्लेंटिफ। इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय एप्लीकेंट और प्लेंटिफ, ऐसी सिचुएशन, ऐसा सर्कमस्टेंसेस कि जिससे वो चीज़ अराइज़ हो रही है कि अगर उसे स्टे मिल जाता है तो उससे जो उसकी जो एगोनी ऑफ ट्रायल है या एगोनी ऑफ मल्टीप्लिसिटेशन ऑफ दी प्रोसीडिंग्स है वो कर्टेल हो रही है। जब वो कर्टेल होगी तो उसे कहेंगे कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, ऐसी इनकन्वीनियंस जो फेस बाय, बिल्कुल मैं ज़रूर कर देता हूँ, मैं ज़रूर। आप देखते हैं, आप डेली बेसिस पे आप माशाल्लाह खुद एकेडमिशियन भी हैं और एक अच्छे प्रैक्टिशनर भी हैं। लॉ जो है वो बेसिकली एक कॉमन सेंस बेस्ड चीज़ है, और जो हम डेली बेसिस पे अप्लाई करते हैं, और अगर आप देखेंगे जो इंटरप्रिटेशंस भी हो रही हैं इन शेप ऑफ जजमेंट्स या प्रेसिडेंट्स, वो डेली बेसिस के सिचुएशंस अराइज़ होती हैं डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में। तो कानून एक अपना डिफ़ाइन कर रहा है, लेकिन जो प्रेसिडेंट जब रेंडर हो रही है तो उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है जिसमें आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से भी एड लेते हैं। तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, ऐसी कन्वीनियंस जिससे दोनों पार्टीज़ के जो राइट्स हैं, क्योंकि अभी तो एक पार्टी को जज सुन रहा है ना, वो जो मिज़ान सहूलत अभी आपने एक टर्म यूज़ की है, उसका मतलब ऐसा है कि उससे ना उसका जो चीज़ वो सीख करने आया है और वो प्राइमा फेशियाe पहला इंग्रेडिएंट उसने पूरा किया है, तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। जब कोर्ट ने ये देखा कि पहला इंग्रेडिएंट प्राइमा फेशियाe केस हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, द सेकंड पॉइंट ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। क्योंकि ये तीनों जो पॉइंट हैं, मैं अभी आगे ये फर्दर एलेबोरेट करूँगा कि ये कैसे इन तीनों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, और अगर इन तीनों में से एक पॉइंट भी मिस हो जाए तो वो जो आप इंजंक्शन सीख करने जा रहे हैं तो वो आपको डिक्लाइन हो जाएगा। एंड द थर्ड वन इज़ दी इर्रिपेयरेबल लॉस या इर्रिपेयरेबल इंजरी, कि उससे ऐसा, अब इसको भी ज़रा डिफ़ाइन कर देते हैं। मीनिंग इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं विच कैन नॉट बी कंपनसेटेड, ऐसी चीज़ जो कंपनसेट ना हो सके बाद में इनके। हाँ, वही उर्दू में अगर आप कहेंगे तो उसकी ये वर्ड यूज़ होंगे, अदरवाइज़ अगर हम उसे इंग्लिश में कहेंगे तो उससे कंपनसेशन जो है वो उसकी नहीं हो रही हो। जब ये तीनों इंग्रेडिएंट ऑटोमेटिकली फुलफ़िल होंगे तो वो जो स्टे का या इंजंक्शन का जो एलिमेंट है वो वहाँ से अराइज़ हो जाएगा। तो वहाँ पर कोर्ट बाइंडिंग उसकी ड्यूटी बन जाएगी कि जब ये दो इंग्रेडिएंट फुलफ़िल हुए, तीसरा ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट कर गया, और जब उसने उस कनेक्शन के तहत कोर्ट ने फ़ौरन उसे इंजंक्शन ऑर्डर जो है या इंजंक्टिव ऑर्डर जो है वो उसे ग्रांट कर देना है। अब इसके लिए थोड़े से कुछ केस स्टडीज़ हैं, मतलब आप देखेंगे 1947 से लेके आज 2024 तक केस स्टडीज़ जो डेवलप हुई हैं इन दी इरा ऑफ 47, 48 एंड 60s, वही आज के दौर में अगर आप देखेंगे इस दौर में भी वो रेपिटिशन बेस्ड है, मतलब वही चीज़ें चलती आ रही हैं। तो उसके लिए सिर्फ मैंने चंद बुनियादी
लॉ जो हैं वो इसके जो केस लॉ हैं वो ऐड किए हैं, ताकि जो ये न्यू एंट्रेंट हैं वो उनके पास जब कोई ऐसा केस आता है या वो कोई तैयारी कर रहे हैं सिविल जज की या किसी भी सिविल जज के लिए या एडीए के लिए, तो उनके लिए वो बुनियादी अगर वो कवानीन को पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न एक और आप देखें, जो अब हमारा जुडिशल एग्ज़ाम है वो प्योरली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। ये जब से जजमेंट आई है ना 2018 सुप्रीम कोर्ट, जो लीगल एजुकेशन से रेलेवेंट है, अभी भी मैटर सब जुडिस है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस पर भी अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पर जो चीज़ें वहाँ डिस्कस की जा रही हैं वो अपग्रेडेशन ऑफ द लीगल एजुकेशन है और फिर उसके साथ पैरेलल डिफरेंट स्कीम्स हैं। तो उसी में से एक चीज़ जो हमारे सिविल जज के सिलेबस में ऐड की गई है वो देखें, उसका जो पेपर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिविल लॉ की बात करूँगा क्योंकि मेरा टॉपिक भी आज सिविल लॉ है, तो वो पूरा पेपर आप जितने भी ये कोई 5-6 साल हुए हैं, इस दौरान के जितने भी आप पेपर पास उठाएंगे वो सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। मतलब पहले एक दौर होता था, वो सिंपल सा सवाल होता था, व्हाट इज़ रेस जुडिकाटा, व्हाट इज़ फर्स्ट अपील, व्हाट इज़ सेकंड अपील, या फिर ये बात होती थी व्हाट इज़ स्टे। अब वो चीज़ नहीं है, अब आपके पास एक प्रोपोजिशन आती है, उस प्रोपोजिशन में जैसे हमारा ऑर्डर 39 है, इस तरह की एक प्रोपोजिशन आपके सामने आएगी कि दो पार्टीज़ हैं ए एंड बी, उनके दरमियान डिस्प्यूट है और इस तरह सिचुएशन है और आप सिविल जज हैं, तो क्या आप ये ऑर्डर ग्रांट करेंगे स्टे का या नहीं। अब आप तब उसे रिप्लाई कर सकेंगे उस सवाल को जब वो आपने लॉ भी पढ़ा है। पहली चीज़, लॉ के साथ पढ़ने के लिए सबसे अहम जो चीज़ है, जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द प्रेसिडेंट्स, जिसे आप आमतौर पे केस लॉस कहते हैं। जब तक हम केस लॉस से अवेयर नहीं होंगे, आप डेली सर प्रैक्टिस करते हैं, अदालतों में अपेयर होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप देखते हैं तो वहाँ पर बात ही यही होती है, एक तरफ आपका केस है जो आपने फैक्ट्स बताए हैं, सेकंड एस्पेक्ट जज साहब अक्सर आपसे कहते हैं कि इसके ऊपर मुझे केस लॉ दें। अब वही लॉयर वहाँ रिस्पॉन्ड करता है जो डेली बेसिस के ऊपर स्टडीज़ के साथ इन टच है। आप पढ़ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, ग्राउंड्स आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द केस है वो आपकी उसी टाइम फुलफ़िल हो जाएगी। तो इसी तरह कुछ केस लॉ हैं जो इंजंक्शंस के हवाले से हैं, वो काइंडली मैं वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूँ। 2004 SCMR 1092 पैरा नंबर 21, इसके अंदर जो बुनियादी तौर पे जो चीज़ डिफ़ाइन की है वो पढ़ देता हूँ। इंजंक्शन इज़ अ फॉर्म ऑफ इक्विटेबल रिलीफ and is to be issued in aid of equity and justice but not to add injustice। ये एक प्रिंसिपल उन्होंने सेटल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। एंड द सेकंड जजमेंट 1998 SCMR 376 पैराग्राफ नंबर 3। थर्ड जजमेंट 2020 CLC 1074, इसके अंदर भी सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल किया गया कि वो इंजंक्शन जो है वो इक्विटेबल रिलीफ है, ओनली दैट पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सफिशेंट ग्राउंड्स, नेमली प्राइमा फेशिया केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इर्रिपेरेबल लॉस। ये तीनों इंग्रेडिएंट फुलफिल होंगे तो देन आपको जो इंजंक्शन है वो ग्रांट किया जाएगा, अदरवाइज नॉट। एंड द फोर्थ वन इज़ दी 2020 CLC 1094। ये वो कहता है कि इफ़ एनी ऑफ द वन इंग्रेडिएंट इज़ मिसिंग द स्टे कैन नॉट बी ग्रांटेड। एक इसके साथ जजमेंट इंडियन जुरिस्डिक्शन की भी लेके आया था मैं, क्योंकि आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट्स हैं हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास US लॉ, UK का लॉ और थर्ड वन इंडियन लॉ। ये अक्सर आप लॉ डाइजेस्ट भी देखेंगे, उसके अंदर भी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस में आपको मिलते हैं। तो उसके लिए भी एक जजमेंट थी जी 1992 SCC 719। ये कहता है कि इशू रिगार्डिंग द 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ द इंजंक्शन ऑर्डर, वही 3 इंग्रेडिएंट्स जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं, वो 3 फुलफिल इंग्रेडिएंट्स होंगे तो स्टे आपको मिलेगा या इंजंक्शन आपको मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ हमने 4 से 5 केस लॉज की बात की है, आखिर इनकी रेलेवेंसी क्या है। इसके लिए अगर हम आईन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 189
और आर्टिकल 201, उनको अगर हम देखें तो वो दो किस्म की डिफरेंट जुरिस्डिक्शन हमें बताता है। फर्स्ट वन आर्टिकल 189 दैट इज़ प्योरली रिलेट्स टू द बाइंडिंग इफ़ेक्ट ऑफ द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसके ऊपर भी बेतहाशा लॉ है। इसमें अगर आप देखेंगे वो क्या कहता है कि कहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट वन वेयर द क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज़ बीन इन्वॉल्व, जहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होगा दैट इज़ प्योरली अ बाइंडिंग इफ़ेक्ट। और उसमें एक एक्सेप्शन आती है टू द एक्सटेंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो होंगे ईच एंड एवरी केस मस्ट बी डिसाइडेड इट्स ऑन फैक्ट्स, कि हर केस जो है वो अपने फैक्ट्स पे डिसाइड होगा। लेकिन ऐसी कोई प्रोनाउंसमेंट, ऐसी कोई जजमेंट जिसके अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ जो सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया, दैट विल बी अ बाइंडिंग इफेक्ट, उसका बाइंडिंग इफेक्ट। और पैरेलल अगर आप देखें इसके जो आर्टिकल 201 है दैट इज़ प्योरली रिलेट्स टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट रिगार्डिंग द बाइंडिंग डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। उसमें भी सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल किया गया जैसे 189 में किया गया। तो ये इसका एक मकसद था जो आपसे शेयर करना था। आप थोड़ी सी बात करते हैं जी इसको कि ये बुनियादी तौर पे इंजंक्शन तो ये है जिसके अंदर सूट का होना भी ज़रूरी है, एफिडेविट का होना भी ज़रूरी है, और वो जो 3 इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं उनका होना भी ज़रूरी है। अगर वो नहीं होंगे पूरे तो उस हवाले से आपको जो इंजंक्शन है, वो जो इंजंक्टिव ऑर्डर है वो आपको ग्रांट नहीं किया जाएगा। अब मज़ीद थोड़ा सा इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा अराइज़ होगा, वो होता है कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। कहीं पे 2 टाइप्स जनरली डिफ़ाइन की गई हैं, कहीं पे 3 भी बताई गई हैं और कहीं 4 भी बताई गई हैं। मतलब आप देखेंगे इट्स वेरी इन डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस। और जिस बुक पे मैं रिलाई कर रहा हूँ, जिस सोर्स पे मैं रिलाई कर रहा हूँ, वो बुक है जस्टिस फजल करीम साहब की एक्सेस टू जस्टिस। उसके 2 एडिशंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा क्योंकि मैं वो पढ़ता भी हूँ। जो लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल जज के लिए प्रेपरेशन, और चाहे प्रोसिक्यूशन के लिए कर रहे हैं, ये वो बुक्स हैं। एक तो ईज़ी टू अंडरस्टैंड है जिसमें बेसिक जजमेंट्स, जो बुनियादी तौर पर जो जजमेंट्स जिनमें ये तमाम प्रिंसिपल सेटल किए गए वो सारी डिफ़ाइंड है। तो वो इजी हो जाता है आपके लिए कि जब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट मौजूद हो तो नया कॉन्सेप्ट ढूंढने के लिए हमें वो जो हमारी मेहनत है वो हमें कम एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ आप देखेंगे इसमें, द फर्स्ट वन इज़ दी टेम्परेरी इंजंक्शन। उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देते हैं कि टेम्परेरी इंजंक्शन, अब ये 2 पैरेलल चीज़ें हैं। इसे CPC भी गवर्न कर रहा है और इसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी गवर्न कर रहा है। मतलब दोनों लॉ जो हैं वो इसे गवर्न कर रहे हैं। मेजर सोर्स के तौर पे आप देखेंगे CPC जो है वो एक प्रोसीजरल लॉ भी है, एडजेक्टिव लॉ भी है, सब्सटेंटिव लॉ भी है। उसके अंदर तीनों जो फीचर्स हैं वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। और आप जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करेंगे दैट इज़ अ प्योरली इक्विटी बेस्ड लॉ, जिसके अंदर जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करते हैं, दैट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 12 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। दैट इज़ प्योरली अ डिस्क्रिशनरी रिलीफ। इट्स द पावर वेस्टेड टू द कोर्ट कि वो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज की जाएगी। और डिस्क्रिशन के लिए भी लॉ बहुत क्लियर है कि द डिस्क्रिशन मस्ट बी यूज इन जुडिशियस मैनर, नॉट इन आर्बिट्रेरी कैप्रिशियस मैनर। उसको भी इस तरह नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। फॉर एग्जांपल एक अथॉरिटी अगर ये एलेज करे कि मेरी डिस्क्रिशन है, but it will be a binding effect that he must be exercise that jurisdiction, that power within the parameters that is settled by the court of law as well as the precedents, उसके अंदर वो रह के करेगा। Temporary injunction जी, there are 2 stages in the civil litigation system. First is the pre-trial stage and the second stage is the post-trial stage. अगर प्री ट्रायल की बात करेंगे दैट विल बी कमेंस्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। मतलब आप दावा दायर करेंगे तो पहली स्टेज स्टार्ट होती है और फिर वो स्टेज आपकी जाती है टू द एक्सटेंट ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़, जहां आपके इश्यूज़ फ्रेम होंगे। अब सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी, उसे आप कहेंगे दैट विल बी टर्म्ड एज ट्रायल स्टेज। वहाँ से ट्रायल जो है आपकी कमेंसमेंट जो है ट्रायल की वो स्टार्ट हो जाएगी। अब टेम्परेरी इंजंक्शन की बात करते हैं, इन विच टेम्परेरली रेस्ट्रेन्स पार्टीज़ फ्रॉम परफॉर्मिंग स्पेसिफाइड एक्ट। उसने खुद ही डिफ़ाइन कर दिया कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्टेज जिसके अंदर टेम्परेरली आपको एक ऑर्डर आपकी फेवर में कर दिया गया और या डिक्लाइन कर दिया गया,
और उसके बाद अभी फर्दर जो आपकी प्रोसीडिंग्स हैं वो बाकी हैं। मतलब इसके अंदर कंक्लूसिवली फाइनली वो जो आप कहते हैं कि राइट्स डिटरमिन अभी नहीं हुए, उसमें अभी टाइम बाकी है। और वो जब आपकी तमाम प्रोसीजर आपका जो है जब फॉलो होगा, कंप्लीट होगा, वो उसके बाद फिर दूसरी स्टेज राइज होगी। दिस टाइप ऑफ इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड अनटिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट और अनटिल द कोर्ट इश्यूज़ फर्दर ऑर्डर्स। अब इसमें दो सिचुएशन है। पहला इंजंक्शन आपको एड इंटरम स्टेज जिसे आप कहते हैं, अगर ग्रांट किया जाएगा, इसी लॉ में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम आपके पास टाइम है 15 डेज़ विदाउट दी नोटिस टू दी डिफेंडेंट, कि 15 दिन तक आपको स्टे ग्रांट किया जा सकता है। और फिर उसके बाद जो सिचुएशन अराइज होगी, नोटिस सर्व होगा और विद इन 15 डेज़ अगर वो हाज़िर हो गया है डिफेंडेंट तो फिर तो ठीक है। और अगर इन केस नहीं हुआ, दैट विल बी प्योरली रेस्ट टू दी कोर्ट। अगर कोर्ट मुनासिब समझे कि वाकई आपकी बोनाफाइडी ये थी कि आपने उसमें जो समन का प्रोसेस था वो इनिशिएट किया, वो रिपोर्ट जैसे आती है कोर्ट उसे सबसे पहले ऑब्ज़र्व करेगी कि क्या जो प्लेंटिफ है उसने समन का प्रोसीजर ऑप्ट किया था या नहीं। अगर आपने किया है, दैट विल शो योर बोनाफाइडी, और जैसे ही आपकी बोनाफाइडी शो होगी तो आपको ऑटोमेटिकली, और डिफेंडेंट हाजिर फिर भी नहीं हुआ तो कोर्ट कैन एक्सटेंड योर इंजेक्टिव ऑर्डर। और इसके साथ इंटरलॉक्ड इसे कहेंगे आप, इस सारे प्रोसीजर को कहेंगे आप टेम्परेरी इंजंक्शन। अब सेकंड इसमें जो डिस्कस किया जाता है दैट इज़ टर्म्ड एज परमानेंट इंजंक्शन। अब ये जो परमानेंट इंजंक्शन है इसके लिए भी वही सेम पैटर्न है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी उसे डिफ़ाइन कर रहा है, CPC भी उसे डिफ़ाइन कर रहा है। दोनों के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो मर्ज हो रहे हैं। ये दो रेलेवेंट लॉ हैं इसके। परमानेंट इंजंक्शंस पॉपुलरली रेफर्ड एज परपेचुअल इंजंक्शन, दूसरा नाम इसका परपेचुअल इंजंक्शन, कैन बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ बाय पासिंग अ डिक्री। पहली चीज़, ऐसी सिचुएशन जहाँ डिक्री पास होगी वहाँ पर आपको परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा। या फिर दूसरी सिचुएशन ऐसी अराइज़ हो जाती है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस अराइज़ होते हैं कि यू आर दी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी और फिर कोई सेकंड पार्टी जो है वो आपको इस तरह थ्रेटन कर रही है कि जो आपका राइट है जो वेस्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दैट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 24, दैट इज़ प्योरली रिलेट्स टू योर फंडामेंटल राइट अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी, उनके अंदर कोई ऐसी इन्फ्रिंजमेंट आ रही है और उसको अगर आप रिस्ट्रेन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्ट आफ्टर फुल फ्लेज एक ट्रायल के बाद आपको जो डिक्री ग्रांट करेगी उस सूरत में भी वो परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है आपको। तो इस किस्म के जो इंजंक्शन को आप कहेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज परपेचुअल इंजंक्शन, या उसका दूसरा नाम होगा परमानेंट इंजंक्शन। इसके लिए थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी। बाय पासिंग अ डिक्री मेड आफ्टर हेयरिंग and upon the merit of the case, once such decree is passed, the defendant is permanently prohibited। क्योंकि हमने अब पीछे पढ़ा था कि उसके अंदर दो कंसेप्ट हैं, किसी को कहना कि ये काम करे और किसी को रोकना कि ये काम नहीं करना, टू डू एन एक्ट और नॉट टू डू एन एक्ट। तो इसके अंदर भी उसी तरह जो जब परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा तो उसे रेस्ट्रेन करना मकसद है, क्योंकि वो जो राइट है प्लेंटिफ का उसके अंदर इन्फ्रिंजमेंट अराइज कर रहा है। जब वो इन्फ्रिंजमेंट अराइज होगी तो कोर्ट के पास ये पावर वेस्ट करेगी कि वो उसे वहाँ रेस्ट्रेन करेगी। और परमानेंट इंजंक्शन अगर वो सर्कमस्टेंसेस मीट होते हैं और उसकी प्ली जो है जो उसने सेट की अपने दावे में परमानेंट इंजंक्शन की, तो उसे वो ग्रांट कर दिया जाएगा। तो इसे कहेंगे जी परमानेंट इंजंक्शन। उसके बाद एक टर्म जो यूज़ हुई मैरेवा इंजंक्शन, मैरेवा MEREVA। मेरा ख्याल है आप में से किसी ने शायद ये पहले सुनी हो टर्म मैरेवा इंजंक्शन। कोई है अगर सर आपने नहीं सुनी तो ये उसी बुक के अंदर ही लिखा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट भी अगर आप देखेंगे इसके पीछे भी पूरी हिस्ट्री वही है, दैट विल बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंग्लिश कोर्ट्स ऑफ लॉ। जिस तरह मैंने आपको पहले डिफ़ाइन किया है, जिस तरह रेट का एक कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था, उसी के पैरेलल लॉ ऑफ इक्विटी जब इमर्ज हुई उसमें उन्होंने इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया और एक टर्म यूज़ की मैरेवा इंजंक्शन। ये कॉन्सेप्ट भी अगर आप देखेंगे दैट इज़ प्योरली ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी यूनाइटेड किंगडम। जो इंग्लिश कोर्ट्स थी उन्होंने एक कॉन्सेप्ट अराइज़ किया
और that is same applicable in Indian jurisdiction as well as in Pakistani jurisdiction. There are two prerequisites for this injunction. The first one is the commonly known as freezing order and order of interlocutory ad personam injunction. और कब ये लीगल रेमेडी हम सीख करेंगे? दैट इज़ फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड इन इंस्टेंसेस फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज़ एंड द सेकेंड वन इज़ दी एसेट्स एंड मिस अप्रोप्रिएशन. जहाँ पर एसेट्स मिस अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट अराइज होता है, वहाँ पर इस किस्म के जो इंजंक्शन है, रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर है, दैट कोर्ट कैन ग्रांट. कोर्ट जो है वो फिर ग्रांट करेंगी. इस तरह का जो इंजंक्शन होगा उसे आप कहेंगे मैरेबल इंजंक्शन. और सेम ये प्रिंसिपल भी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूके. एंड द फोर्थ वन इज़ प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन. ये भी काइंड है, अगर आप देखें प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन एड इंटरम इंजंक्शन की. इसका बस कहीं ये टर्म यूज़ होती है एड इंटरम, किसी केस लॉ में ये टर्म यूज़ होगी प्रिलिमिनरी इंजंक्शन, लेकिन इसके पीछे जो स्पिरिट ऑफ लॉ है वो सेम वही एप्लीकेबल है. उसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स वही. फर्स्ट वन इज़ द प्राइमा फेशियाई केस मेड आउट, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, एंड द थर्ड वन इज़ द इर्रिपेरेबल लॉस एंड इंजरी. जब ये तीनों ग्राउंड्स जो हैं या ये जो तीनों रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ हैं, फैक्टर्स हैं, ये आप फुलफ़िल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका राइट अराइज हो जाएगा कि जो स्टे है या इंजंक्शन है वो आपको ग्रांट किया जाए. और स्टे और जो इंजंक्शन है वो मैं पहले डिफ़ाइन कर चुका हूँ सर. उसके अंदर थोड़ी सी हमने डिस्टिंक्शन अराइज़ की कि इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है, कि स्टे क्या होगा और इंजंक्शन क्या होगा, वो एलेबोरेट पहले किया है. और इसके साथ अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप ज़रूर करें, ताकि हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस भी कर सकें. और ये एक पूरी लॉ की स्कीम थी जिसके अंदर आपको मैंने सेक्शन 94, ऑर्डर 39, रूल 1 and 2 और इसके साथ जो आपका है ऑर्डर 41 एंड ऑर्डर 43, इनके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट स्कीम्स हैं जो इन्वोक की जाती हैं फॉर द ग्रांटिंग ऑफ स्टे इंजंक्शन. वो सारा एक स्कीम ऑफ लॉ है. और इसके साथ पैरेलल जो लॉ आपके साथ होगा वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 52 टू ऑनवर्ड सेक्शन 57 तक, वो सारा आपका कवर करेगा. जी जी सर. ये सर इसमें देयर आर 2 सिचुएशंस. ये ऐसा इंजंक्शन है जो बिफोर पासिंग डिक्री भी हो सकता है. मीनिंग देयर बाय, जिस तरह हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि जो अटैचमेंट है वो बिफोर द डिक्री भी हो सकती है, तो इसी तरह इसको भी इसके अंदर दोनों स्टेजेस रखी गई हैं. बिफोर पासिंग डिक्री भी हो सकता है और आफ्टर भी हो सकता है. ये दोनों सिचुएशन में ये मार्च कर सकता है, उसमें कोई ऐसा बार नहीं है. तो यहाँ जी बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और जो इर्रिपेरेबल लॉस, इसकी कोई रियल लाइफ एग्जांपल के साथ अगर आप बता सकें तो प्राइमा फेशियाई हमें पता चलता है ना एट फर्स्ट साइट, मतलब आप देख रहे हैं. उसके अलावा जो दूसरी 2 कंडीशंस है पड़ी जो मीट होनी चाहिए, जी उनकी कोई रियल लाइफ जी मैं ज़रूर आपको देता हूँ. पहली चीज़ है वो, अगर आप देखें उसके लिए लॉ में जिस तरह एक टर्म यूज़ होती है CPC के अंदर, इंटरम ऑर्डर एंड द सेकंड इज़ द फाइनल ऑर्डर. दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरम ऑर्डर में द प्रोसीडिंग्स रिमेन, अभी प्रोसीडिंग्स रिमेन है, राइट्स की डिटर्मिनेशंस होनी है. जबकि जो फाइनल ऑर्डर है उसके अंदर आप देखेंगे कि जिसके अंदर फाइनली जो आपके राइट्स हैं वो कंक्लूसिवली डिटरमिन कर दिए गए कि उसके बाद आपकी कोई एडजुडिकेशन बाकी नहीं रह गई, तो उसे कहेंगे फाइनल. और इंटरम जिस तरह आप कह रहे हैं, इंटरम सिचुएशन अराइज होती है ऑन दी बेसिस ऑफ एप्लीकेशन. फॉर एग्जांपल, एक सूट आज फाइल हुआ है और उसके अंदर कोर्ट ने स्टे ग्रांट की है. ग्रांट करने के कुछ ही दिनों के बाद फर्दर एप्लीकेशंस आ गई हैं. अगर तो एड इंटरम स्टे ग्रांट की है तो वो अपेरेंटली आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर अभी डिटर्मिनेशन होनी है, ये फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं है. मे बी यूर स्टे इंजंक्शन कैन बी एक्सटेंडेड, मे बी डिक्लाइंड. दोनों सिचुएशंस आपके पास हैं. अगर आपके सर्कमस्टेंसेस डिफेंडेंट ने आते ही सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं, जो उसने रिटन रिप्लाई सबमिट की है और अपनी जो उसने जिन चीज़ों पे रिलाई की है वो आते ही उसने इस्टेब्लिश कर दी है,
और वो जो सिचुएशन आपने अराइज़ की हुई थी कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी है, इररिपेयरेबल लॉस भी है, प्राइमा फेशियाई केस भी है, वो तीनों ही हट गई। तो अब आपका जो वो जो थी एडजुडिकेशन वो फाइनल ऑर्डर में कन्वर्ट हो सकती है। और अगर वो फाइनल ऑर्डर हो गया, मतलब योर स्टे हैज़ बीन डिक्लाइंड, नाउ व्हाट्स योर नेक्स्ट रेमेडी? द रेमेडी इज़ अपील। आपने सेक्शन 104 वो भी आपको बताता है, ऑर्डर 43(1) वो भी आपको बताता है कि किस तरह जो इंजंक्शन का अगर कोई डिक्लाइन है, वो जो रूल 1 एंड R वो उसको डिफ़ाइन करता है कि तब आप अपील फ़ाइल करेंगे। तो इस तरह ये डिस्टिंक्शन अराइज़ होगी इंटरम में और फाइनल ऑर्डर में। और बाकी जो आपका सवाल है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, ये हमेशा अराइज़ तब होगी आपके फैक्ट से। लॉ में आप देखेंगे जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ें आपने उसमें लॉ एंड फैक्ट दो चीज़ें, कोर्ट के अंदर भी हमने यही साबित करना है। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ क्या आती है, आपके पास दो किस्म के फैक्ट्स हैं, मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट और सेकंड वन। उन्हीं बेसिस के ऊपर आपकी प्लीडिंग्स हैं और उन्हीं बेसिस के ऊपर आपकी एडजुडिकेशन है। अगर वो आपने प्रूव कर दिए तो आपको वो चीज़ ग्रांट की जा सकती है, और अगर इन केस वो चीज़ नहीं अराइज होगी तो फिर वो नहीं। सर लेकिन कोर्ट में कोई बंदा आता है पूछा वो इररिपेयरेबल लॉस हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कहेगा मुझे इररिपेयरेबल लॉस हो जाएगा अगर वो हमेशा अराइज होगा जब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को साबित करने के लिए आपके पास क्या हो सकता है? टाइटल डीड। टाइटल डीड आपके नाम होगी ना। अच्छा, और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपका जिस तरह आजकल की जैसे ये कॉलोनी है, वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैं पड़े, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी वेस्ट करती है किसी कॉलोनी में, वहाँ पर भी अगर आपकी प्रॉपर्टी वेस्ट करती है किसी पटवारी के एरिए में, इस तरह के एरिए में जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड है, तो वो आपके पास रेवेन्यू जो रिकॉर्ड होगा आपका वो इस्टेब्लिश करेगा इस चीज़ को। वो अगर आपके पास होगा तो आपके राइट्स प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, और अगर इन केस वो नहीं है तो फिर वो सारी चीज़ें अराइज हो जाएंगी। क्योंकि वहाँ पर तो आपके पास बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है? लिस्ट ऑफ रिलायंस जिस तरह हम कहते हैं, एक वो जैसे आप दावा दायर करेंगे, दावे के अंदर फैक्ट्स, ग्राउंड्स, लॉ, फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट आपके केस को स्ट्रेंथन करेंगे, जो आपने डॉक्यूमेंट उसके साथ अनेक्स किए हुए हैं। अब उसके अंदर वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, टाइटल डीड भी हो सकती है, जो आपका इशू है उस इशू से रेलेवेंट जो चीज़ें आप प्रूव करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, कोर्ट ग्रांट कर देगी उसे। अच्छा, उसके लिए लॉ के अंदर अगर आप देखेंगे 2018 में अमेंडमेंट भी हुई है। 2018 की अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो पहले एक टाइम ये भी था, लोग एक दफ़ा स्टे ले लिया वो ख़त्म भी नहीं होता, वो फिर चलता है, चल है। तो इसके ऊपर बहुत सारे केस लॉ आए थे, जिसके अंदर अभी रिसेंटली एक जजमेंट पास हुई थी लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में भी उन्होंने की, जिसके अंदर टाइम डिटर्मिनेशन के हवाले से इशू को डिस्कस किया गया था। लेकिन अगर आप देखें उसके अंदर एक क्लॉज थी उसकी 2B, वो ओमिट कर दी गई है। अब नॉर्मली जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ। अगर तो एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट है वो 15 डेज़ होगा। सेकंड, उसमें जो अटैचमेंट का ऑर्डर अगर इंजंक्शन की सूरत में है वो नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा। अगर होगा तो वो फिर सिचुएशन एक्सेप्ट वो बतानी पड़ेगी, रीजनिंग देनी पड़ेगी। डिसओबीडियंस की सूरत के अंदर पहले 6 माह होती थी इम्प्रिजनमेंट। अब जो नई अमेंडमेंट है 2018 वाली, उसके मुताबिक उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिए 3 मंथ्स प्रिजन। फिर उसके बाद एक इसके अंदर रूल 3 जो नोटिस है, मतलब आप अक्सर दावे दायर करते हैं और उसमें आप सूट जब फाइल करते हैं तो अगर तो गवर्नमेंट पार्टी है या कोई ऐसी एंटिटी पार्टी है जिसे आप समझते हैं कि कॉरपोरेशन है, उसके ख़िलाफ़ जब दावा आप दायर कर रहे हैं तो उसके लिए वहाँ पर लिखा गया है कि पहली चीज़ है, फर्स्ट रूल वो ये है कि नोटिस सर्व किया जाएगा। सेकंड कहते हैं अगर ग्रांट होगा 2 डेज़ और नॉट मोर देन 7 डेज़, इसके अंदर अगर वो ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करेगा तो फिर तो वो सूरत अराइज़ होगी। और एक तीसरी सिचुएशन भी अराइज़ हो सकती है, क्या डिस्पेंस भी किया जा सकता है? तो इसके ऊपर भी कई केस स्टडीज़ ऐसी हैं, वो कहते हैं डिस्पेंस भी किया जा सकता है, लेकिन उन सूरत हाल में किया जाएगा जहाँ पर वाकई आप समझते हैं कि कोई जहाँ आपका केस उन तीनों पैरामीटर्स को फुली प्रेस्क्राइब कर रहा है, अदरवाइज़ नॉट। और फिर ये वेरी करती है, ये सिचुएशन भी वेरी करती है हमेशा, क्योंकि हमारा लॉ है ना, इसके अंदर आप देखेंगे ये 2 वे सिस्टम है। अब एक लॉयर
प्लेंटिव साइड से एक डिफेंडेंट साइड से, दोनों ही मेहनत कर रहे हैं। वो अपने ग्राउंड इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो अपने ग्राउंड इस्टेब्लिश कर। एंड आप देखेंगे एंड वही होगा जिसके पास एविडेंस, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, फैक्ट्स, वो सारी चीज़ें जब उसको क्रॉबरेट कर रही हैं, वो अपना केस इस्टेब्लिश कर लेगा और वो फिर डिक्री होल्डर की सूरत में आपके सामने आता है। और दूसरा जो फरीक है जिसने वो सारा प्रोलॉन्ग किया है, वो फिर आपके पास जजमेंट डेटर की सूरत में आपके सामने आता है। तो इसी तरह अब आजकल की अगर हम बात करें जी सिविल लॉ के अंदर 2 से 3 बुनियादी चीज़ें जो आजकल इन डिबेट हैं। कल आज उल्टा आज एक नया लॉ जो है वो लॉ एंड जस्टिस कमीशन को दिया जा रहा है, जिसके अंदर आर्बिट्रेशन एक्ट हम 1940 वाला पढ़ रहे हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज़ में भी वही पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिस में भी वही है। उसके अंदर मेजर अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, तो मे बी वो अप्रूव हो और उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट जिस तरह डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, उसके स्टे मैटर से रेलेवेंट सारी चीज़ें, वो चीज़ें ऐड की जा रही हैं। और इसके ऊपर भी वो नज़र षानी की जा रही है। जो आपका क्वेश्चन है कि अगर एक दफ़ा स्टे ले लिया जाता है और लेने के बाद वो फिर कितना प्रोलॉन्ग होता है, इन सारी चीज़ों को ये आने वाले टाइम में इंशाल्लाह पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। वो सर सिंपल सा फ़र्क है दोनों। आप उसकी अगर वर्ड्स पे ही हम फोकस कर लेना, टेम्परेरी एंड परपेचुअल या परमानेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है? टेम्परेरी ऐसी चीज़ जिसके अंदर फाइनल एडजुडिकेशन रिमेनिंग है, ऐसी एडजुडिकेशन जो फाइनली कंक्लूड करे। जिस तरह आप डिक्री की डेफिनेशन सर पढ़ते हैं, डिक्री के अंदर क्या लिखा हुआ है? उसमें यही लिखा हुआ कि द राइट्स कंक्लूसिवली डिटरमिन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। वो जो डिटर्मिनेशन होगी उसे आप डिक्री कहेंगे। तो इसी तरह जो यही एक क्वेश्चन है, आपने कहा कि परमानेंट जो इंजंक्शन है वो ग्रांट की जाएगी बाय पासिंग डिक्री, पासिंग डिक्री पास हो गई, फिर तो मैटर रहा ही नहीं, फाइनली डिटरमाइन हो गया सर। वो उसके बाद हाँ, फिर इंजंक्शन का कांसेप्ट समझ मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको लॉ में देखें ना, लॉ में 2 स्कीम्स हैं, टेम्परेरी और परपेचुअल। परपेचुअल मीन परमानेंट। अब जब तक आप ज़िंदा हैं वो राइट वो आपके पास अनटिल और अनलेस जो रेमेडीज़ का टाइम है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ। आपके पास लॉ में फोरम हमारे पास है, फॉर एग्जांपल एग्रीव्ड एक आदमी है, उसके पास टाइम है जी अपील का फोरम भी एग्जॉस्ट हो गया, अल्टरनेट रेमेडी का फोरम भी एग्जॉस्ट हो गया। मीनिंग देयर बाय जो आपकी डिक्री थी वो फाइनली हो गई डिटरमिन के। इसके बाद अब जो दूसरा फरीक है जिसने आपके ख़िलाफ़ दावा दायर किया हुआ था, उसके राइट सारे ख़त्म हो गए। अपेरेंटली तो लॉ यही कहता है ना कि जब एक फ़ाइनल एडजुडिकेशन होगी, कल अगर कोई चीज़ ऐसी इमर्ज होती है इस सिचुएशन से, तो उसके पास वो डिक्री है, वो फ़ौरन जाते ही जहाँ पर वो चीज़ अराइज़ हुई है वो बताएगा कि सर मैं ऑलरेडी ये जो परपेचुअल इंजंक्शन की सूरत में मुझे डिग्री मिली है, वो उसका बाइंडिंग इफेक्ट है। मेरा एक पार्टी के साथ कुछ है ज़मीन का, मैं कहता हूँ मेरी है, वो कहती है मेरी, इस तकरारी दावा चल रहा है। जी स्टे हो गया, कितनी देर दावा होगा? स्टे या इंजंक्शन रहेगी, कितनी देर दावा होगा? अगर वो दावा मेरे हक में डिग्री हो जाता है, तो फिर अगर वो उस जगह को अपना कहे या वहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ करे या तामीर करे, वो तो उसका राइट ही नहीं बनता। ये तो जब तक इशू है ना, जब तक वो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है, इतनी देर के लिए होता है कि ये करो या ये ना करो। नहीं सर, उसमें अगर आप देखेंगे जो परपेचुअल इंजंक्शन के जो दावे होंगे, उसके अंदर कोर्ट अपनी फाइनल जो डिटर्मिनेशन है उसमें ये पॉइंट सेटल करेगी और वो इन्वोक करेगी जुरिस्डिक्शन और वर्ड यूज़ करेगी परपेचुअल इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं। अगर तो आपकी उस डिक्री उस जजमेंट के अंदर परपेचुअल इंजंक्शन जो आपने सीख किया, दावा भी पहले वही होना चाहिए परपेचुअल इंजंक्शन। ये ना हो कि दावा आपका टेम्परेरी इंजंक्शन से रेलेवेंट और एंड में आप रिक्वेस्ट कोर्ट से करेंगे मुझे परपेचुअल, नेवर। हाँ, तो वो बात वही होगी कि परपेचुअल इंजंक्शन की डिग्री अगर ग्रांट हो गई, उसका बाइंडिंग इफेक्ट है। वो फिर अगर इन केस दूसरी पार्टी इमर्ज करेगी तो वो उस सिचुएशन में आपके पास लॉ में रेमेडीज़ है, आप वो अवेल करेंगे। जी मैंने पहले अर्ज़ की है कि लॉ तब हरकत में आएगा जब आपके पास टाइम लिमिटेशन एक्ट हम पढ़ते हैं सर। अब एक जो फर्स्ट अपील का राइट एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद जो फर्दर टाइम था वो भी लैप्स कर गया। वो जो एग्रीव्ड आदमी था उसने अपील ही नहीं फाइल की, वो जो आपकी डिग्री थी वो फाइनल हो गई ना। वो तो कर चुकी है ना,
नहीं, अगर परपेचुअल इंजंक्शन उसने, मैं वर्ड यहाँ आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि डिक्री ग्रांट हो गई है। जब डिक्री ग्रांट हो गई है ना परपेचुअल इंजंक्शन की, तो वो इनफील्ड है ना सर। जब वो इनफील्ड है तो वो नहीं इंटरफेरेंस कर सकता। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने दावा दायर किया, उसके साथ स्टे एप्लीकेशन लगाई जी। स्टे एप्लीकेशन, अब जो इंटरम कह रही है टेम्परेरी इंजंक्शन, उसके लिए जरूरी नहीं है कि दूसरी पार्टी को सुना जाए। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हाँ जी, उनको सुने बगैर मुझे टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट हो गया। अब दूसरी पार्टी समन किया, नोटिस हुआ, वो आ गई, उन्होंने आके अपना केस पेश किया। हाँ। मैं फिर हम जो बहस के लिए रखते हैं, तो बहस के लिए रखा गया, फिर स्टे जो कंफर्म होता है हम उसे समझते हैं कि वो परपेचुअल इंजंक्शन है या कंफर्म इंजंक्शन। वो होगा कंफर्म होगा टू द एक्सटेंट ऑफ द पीरियड ऑफ डिक्री। अगर फॉर एग्जांपल आज उन्होंने कंफर्म किया है आपका वो जो, हाँ, अब आपकी बात आ गई, स्टेज आ गई ट्रायल की। अच्छा, ट्रायल में भी वो चल रहा है। अब जिस टाइम सारी एविडेंस कंप्लीट हो गई, उसके बाद जब बात आएगी, आपकी स्टेज आएगी फाइनल एडजुडिकेशन, जिसे डिग्री, वो जिस दिन हो गया, अगर वो केस आपका डिक्लाइन हो गया, पहली चीज़ डिक्लाइन, वो ख़त्म हो गया। और अगर वो चीज़ कंफर्म कर दी जज ने, तो वो जो अब इंजंक्शन ग्रांट किया गया था, वो चाहे टेम्परेरी इन नेचर भी था ना, वो फिर उसको जो राइट होगा वो सर लेकिन उसमें दोनों स्टेजेस डिफरेंट है ना, थोड़ा सा आप इसे समझें। पहली चीज़ मैंने आपको पहले जिस तरह पोस्ट ट्रायल प्री ट्रायल की बात बताई है, जब फाइनल एडजुडिकेशन हुई तो उसके अंदर या उसने आपका दावा एक्सेप्ट करना है या खारिज करना है। एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब है जो राइट आप वो पहले आपका एग्री हुआ वही कंफर्म हुआ है, जो चीज़ आप अदालत से मांग रहे थे वही कंफर्म हो गई, जिसके पीछे आप प्लीड कर रहे थे। अब अगर इन केस वो डिक्लाइन हो गया, जब वो डिक्लाइन होगा तो इसका मतलब है जो आपको पहले वाला इंजंक्शन दिया हो तो वो ख़त्म हो गया, वो फिर जो राइट है वो डिफेंडेंट का राइज हो गया, उसकी फेवर में वो चीज़ हो गई ना। वो भी सर देखें, एक्सटेंशन तब दी जाती है ना, आप अक्सर देखेंगे जो आजकल ऑर्डर हो रहे हैं, ऑर्डर्स के अंदर ही जज साहब लिख देते हैं कि ये ऑर्डर रहेगा इन फील्ड तब तक अनटिल और अनलेस फर्दर एक्सटेंशन। अगर आपने फर्दर एक्सटेंशन नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसमें एक और बात भी करूँगा, चंद केस लॉ ऐसे भी हैं वो भी ये करते हैं कवर कि फॉर एग्जांपल ग्रांट नहीं एक्सटेंड नहीं हुआ, वो फिर भी देखा जाएगा, उसके अंदर आपका जो राइट है प्लेंटिफ का वो फिर भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसके लिए लॉ, अब दूसरी सिचुएशन ये है कि जब आपने कोर्ट से रिक्वेस्ट की इन शेप ऑफ एप्लीकेशन कि जनाब ने मुझे ये पिछली डेट पे ग्रांट किया था और अब मेरे ये सर्कमस्टेंसेज है, दोबारा इसे एक्सटेंड किया जाए, ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। तो अगर आपने ओरल रिक्वेस्ट की और जज ने एक्सेप्ट कर ली, दैट इज़ गुड। और अगर इन केस वो नहीं डिक्लाइन, वो एक्सेप्ट नहीं हुई, तो फिर वो आपका केस जो है वो प्लीडेबल है, उसको आप फिर अर्ज करेंगे, फिर मे भी आप जब एप्लीकेशन लेके जाएँ वो दोबारा मे भी आपको दे दें, या फिर ये भी सिचुएशन राइज हो सकती है वो डिक्लाइन भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये जो 2018 वाली अमेंडमेंट्स आई हैं ना सर, इसके मुताबिक थोड़ी सी चीज़ें, ये जिस तरह मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इसके अंदर ये वेरिएशंस हैं। जैसे क्लॉज 2B उसमें एक थी पहले, जो पहले वाली अगर पुरानी CPC आप देखें वो ओमिट कर दी गई है। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नई भी ऐड की गई हैं, तो वो ये सारी सिचुएशन है। तो आप लोगों का जी बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये लर्निंग एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में कई चीज़ें मैं आपसे सीख के जा रहा हूँ। तो ये मेरे जी जी सर, ये जो ऑर्डर लिखते हैं जज साहबान, उसमें सर केसेस हैं, ऑर्डर करते हैं रूल 1 में है, कुछ केसेस रूल 2 में। जी सर। तो हम जो भी स्टे लेते हैं उनमें लिखा होता है ऑर्डर 39 रूल 1 2। क्या रूल 1 के तहत होगा किसी केस में, या किसी केस में 2 के तहत होगा? मैंने तो जितने ऑर्डर पढ़े हैं सभी में 1 भी देते हैं 2 भी। उसकी मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में पहली चीज़ देख लें, 1 क्या है, केसेस इन विच टेम्परेरी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड। अब रूल 2 जिसका आप हवाला दे रहे हैं वो क्या है, इंजंक्शन टू रेस्ट्रेन रेपिटिशन और कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच। तो अब आप देखें जो सिचुएशन आपके केस में राइज होती है, तो जज साहब ये अपनी या वो, लेकिन नॉर्मल जो प्रैक्टिस है, मतलब हम देखें बहुत सारी चीज़ें ये आप इन्वोक कर सकते हैं। मतलब लॉयर का तो काम ही यही है कि अगर फॉर एग्जांपल उसका केस स्क्वेयरली फॉल विद इन द डोमेन ऑफ रूल 2 तो आप वो राइज कर सकते हैं। लेकिन वो एक प्रैक्टिस जो चल रही है, क्योंकि उसके अंदर भी टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया है, टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जा रहा है, सेकंड वाले में भी यही किया है, तो इसी वजह से दोनों लिखी जाती हैं। और फिर आप एक और सर माजरत के साथ
एक और अक्सर आप अपनी प्लीडिंग्स में लिखते हैं टर्म एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑर्डर 7 रूल 11 विद ऑल अदर इनेबलिंग प्रोविजन ऑफ लॉ। अब हम ये भी करते हैं, तो ये जो ऑल इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं, मीनिंग देयर बाय जो लोग प्रेपरेशन करते हैं सिविल जजेस की या डिफरेंट कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स की, आप देखते हैं उनके अगर आप नोट्स देखें, माशाल्लाह आप तो ख़ुद तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट्स की, तो उसमें आप देखें वो जब अपना एक भी कोई किसी भी टॉपिक पे नोट बना रहे हैं तो वो रेलेवेंट लॉ और क्रॉस रेफरेंस एक टर्म यूज़ होती है, क्रॉस रेफरेंस भी अपने साथ ऐड करते हैं। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ आज खड़े हैं तो मे बी कल दूसरी स्टेज हो, तो वो दोनों चीज़ें आपके जहन में होती हैं और आप उसे उस तरह काउंटर करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कुरैशी साहब आपका सर बहुत शुक्रिया। बाकी कोई अगर कोई कमी कोताही रह गई हो तो फिर माजरत सर। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले मोअज़्ज़िज़ बार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। दूसरे नंबर पर पीवी मुल्तान की तरफ से मोअज़्ज़िज़ मेहमान का इंतहाई मशकूर हूँ, इन्होंने अपना वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया सर। चलो ठीक है।